आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ शेयर किए हैं नफीसा। नफीसा बताती है कि वो जिस गांव में रहती थी उस गांव का ही एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है। आज मैं आपको मेरे भाई सैफिक और सैफी का एक दोस्त का स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी इस तरह है। सैफिक जो मेरा भाई है वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एक प्लॉट में खेला करता था। वो प्लॉट काफी बड़ा नहीं था बट खेलने का लायक जरूर हुआ करता था। वो प्लॉट से थोड़ी ही दूर पे लग के ही एक कब्रिस्तान था। बहुत ही पुराना कब्रिस्तान और छोटा सा था वो कब्रिस्तान। एक बार क्रिकेट खेलते खेलते उनका बॉल उस कब्रिस्तान में चला गया। इस वजह से मेरा भाई सैफिक और उसका एक दोस्त वहां से बॉल लेने के लिए दोनों गए। जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि दो मोर वहां पे घूम फिर रहे हैं। उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि कब्रिस्तान में कहां से एक मोर आ गया। तो वो जो दोस्त था सैफिक का, वो पूछने लगा सैफिक को कि ये कौन, कैसे यहाँ पे किसका मोर घूम फिर रहा है। तो सैफिक ने कहा, नहीं नहीं, इनको ज्यादा मत देखो और कुछ मत कहो, बॉल लो और चलो। फिर आते वक्त उसने बताया उसे जो पता था वहां पर क्यों मोर थे। सामने ही एक छोटा सा मस्जिद है। उस मस्जिद में कहते हैं जिन्नात आकर इबादत करते हैं और वहाँ पर जिन्नातों का बसेरा है। वो लोग वहाँ पर बहुत नवाजी जिन्नात हैं। वही मोर बनकर यहाँ पर घुमा करते हैं। कभी कुछ भी बर्ड्स बनकर घुमा करते हैं। उनका पीछा कभी मत करना। ये सैफिक का दोस्त ये बात सुनना ही था कि वो बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगा। कहा कि चल, मुझे ले चल उस मस्जिद में। सैफिक ने कहा, ना बाबा, हम लोग वहाँ कभी नहीं जाते हैं। वहाँ बच्चों का जाना मना है। वहाँ पे बुजुर्ग लोग ही जाया करते हैं, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। पर सैफिक का जो दोस्त था वो माना नहीं। वो चला गया दूसरे दिन उसी मस्जिद में जाकर अपना नमाज पढ़ा। उसके बाद उसने देखा कि एक बुजुर्ग भी वहाँ पर बैठे हुए थे, सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी वाले, बहुत नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग। तो उसने उनसे सलाम दुआ किया, बट वो बुजुर्ग उसके साथ कुछ भी बात नहीं किए, उसे आंसर भी नहीं दिया। थोड़े से नाराज जैसे होकर उसे देखने लगे। तो उसने ये देखना ही था कि वो बार बार बुजुर्ग की ओर देख रहा था, पर बुजुर्ग उसको कुछ नहीं कह रहे थे और एक साइड में बुजुर्ग चले गए। तो अपना रिटर्न आने लगा। रिटर्न आते आते हमारे जो सब कोई नमाज पढ़ते थे, हर नमाजी जाया करते हैं जिस मस्जिद में, हर उम्र का इंसान, वहाँ पर वो चला गया। जाके इमाम साहब को कहने लगा कि मैं इस तरह उस मस्जिद में गया हुआ था, वहाँ पर एक बुजुर्ग से मिला जिससे मैं सलाम दुआ किया, बट उन्होंने मुझे कुछ भी आंसर नहीं दिया। तो इमाम साहब कहने लगे, तुम क्यों गए थे बेटे वहाँ पर, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो बोले जी, वहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग इंसान ही जाया करते हैं क्योंकि वहाँ पे जिन्नात इबादत करते हैं और उनका ही वहाँ पर रहने का स्थान बन चुका है, जगह है, वहाँ पर दोबारा मत जाना। तो ये जो लड़का था वो बहुत जिद करने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे भी जिन्नात देखने हैं, मुझे एक जिन्नात काबू में लेना है। तो इमाम साहब बहुत मना किए लेकिन ये माना नहीं। 2 दिन 3 दिन इनके पीछे पड़ा रहा। तो इमाम साहब ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक सूरत पढ़ने के लिए दे देता हूँ, तुम 21 दिन पढ़ना, उसके बाद देखना तुम्हारे पास एक जिन्नात आएगा। अगर तुम उसे पहचान सकोगे तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, वो तुम्हारा हर मदद करेगा। कभी तुम जितना दिन तक जीवित रहोगे, जिंदा रहोगे, वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम उसे पहचान ना पाओ तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। तो उसने कहा कि कोई निशानी जो मैं पहचान सकूं? तो बोले, इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सूरत पढ़ते पढ़ते खुद में ही एक्सपीरियंस आ जाता है। उस सूरत को लेके चला गया वो लड़का। जाने के बाद वो कंटिन्यू 7 दिन पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद उसे लगा कि 7 दिन हो गए बट अभी तक कोई भी जिन्नत का कोई आने का कोई संदेह नहीं लग रहा है। इसलिए
8वां दिन वो लड़का रात के वक्त उसको नहीं पढ़ा, ना पढ़ के उसी तरह उस सूरत को रख दिया और अपना सो गया। रोज रात का उसको पढ़ने का होता था, लेकिन वो उस दिन नहीं पढ़ा। रात के कुछ पहर उसे नीचे से बहुत आवाजें आने लगी, चीखने चिल्लाने की उसके घर में। वो दौड़ के नीचे आया तो देखता है कि उसकी जो मॉम है, उसकी मॉम को किसी ने उनके ही रूम में लॉक कर दिया है और उसकी मॉम बहुत चीख रही है। तो उसने डोर को ओपन किया। करने के बाद जब अंदर गया तो देखता है कि उसकी मॉम बहुत सहमी डरी एक कोने में बैठ के रो रही है। उसके मॉम से पूछने पर उसके मॉम ने कहा, बेटा कोई 2-3 साया यहाँ पर मंडरा रहे थे मेरे पास। मैं जब देखी तो एक बहुत ही गंदी शक्ल वाली एक औरत मेरे पास आई और मेरे गला दबाने लगी थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं दौड़ के जाना चाहती थी, लेकिन बाहर से किसी ने दरवाजा भी बंद कर दिया। ये सुनकर वो लड़का बहुत डर गया और सोचा कि मैं इमाम साहब से एक बार बात कर लेता हूँ। वो दौड़ के इमाम साहब के पास गया और इमाम साहब को सारी अपनी बातें बता दी। तो इमाम साहब ने कहा, तुमने बहुत गलती कर दी है, ये तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम क्यों नहीं पढ़े? मैंने तुमसे स्ट्रिक्टली कहा था कि किस दिन तुमको पढ़ना है। अगर तुम बाद में उसे काबू में ना भी करते तो वो अपना चला जाता। तुमने ये आधी करके अपने ऊपर में बहुत ही नुकसान ले आए हो। अब तुम्हें नुकसान मिलेगा। तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि अब क्या होगा, कुछ दीजिए, मुझे बोलिए। तो बोले, अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे माँ के लिए। मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग को वो लोग कुछ ना करे और वो लोग वहाँ से चले जाए। तो वो लड़का घर आ गए। घर आने के बाद वो देखता है उसकी मम्मी बहुत डरी सहमी सी थी। उसकी मम्मी छत पे थी, लेकिन उसको किचन में उसकी मम्मी दिखी। उसकी मम्मी बोली कि चलो बेटा, मैं टेबल पे खाना लगा दे रही हूँ, खा लो। तो वो टेबल पे बैठा हुआ है, लेकिन खाना आने का नाम नहीं है। फिर वो जब किचन में आया तो देखता है उसकी मम्मी नहीं है, खाना उसी तरह पड़े हुए हैं। फिर वो जब अपनी मम्मी को बुलाने लगा तो उसकी मम्मी छत से आई। बोली, क्या बात है, क्यों तुम चिल्ला रहे हो? तुम घर पर नहीं थी, इसीलिए मैं छत में चली गई थी। तो वो बोला कि मम्मी आपने मुझे खाना देंगे बोल के छत में कैसे, कब चली गई? बोला, मैं छत में ही थी, तुम्हें मैं आते हुए नहीं देखी। दिन में इस तरह से वो अपने मम्मी को इधर उधर देखने मिल जाता था और रात को 3-4 साए उनके पास घूमने लगते और फिर कभी कभार उस लड़के को चोट भी पहुंचा देते। उस लड़के ने इतना कोशिश की, लेकिन उसके बस में कुछ ना रहा। तब उसकी मम्मी सैफिक के साथ ही, उसका बहुत अच्छा दोस्त था सैफिक, तो सैफिक के साथ उस इमाम साहब के पास गए। इमाम साहब को उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पागल जैसा हो जा रहा है और उसका तबीयत भी बहुत सा खराब हो गया है। इमाम साहब ने कहा कि ये तो मेरा बस का काम नहीं है, क्योंकि उसने जो किया है वो बहुत गलती हो गई है उससे। इसीलिए फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोग के घर आऊँगा, लेकिन अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि वो लोग फिर मुझे भी नुकसान दे सकते हैं। मेरे काबू में वो लोग नहीं है। तो वो उसके मम्मी चली आई, सफीक इनके घर पे आया भी नहीं, वो अपने घर में चला गया। अपने दोस्त से मिलने के लिए सफीक को भी काफ़ी डर लग रहा था और उसके माँ ने भी मना किया कि मेरे घर पे ना ही जाना, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इमाम साहब ने भी मना कर दिया था बाहर से कोई ना जाए। उसके बाद वो लड़का का इतना सा तबीयत खराब हो गया कि वो मरने का जैसे हो गया। उसे और कुछ भी नहीं दिखता था, बस काले साए दिखते थे और कोई एक गंदी सी शक्ल वाली एक चुड़ैल जैसी औरत दिखती थी, जो कि कभी उसके चेस्ट में बैठ जाती तो कभी उसके सर के सामने बैठी रहती और उसको बहुत ही तंग करती। और वो लड़का पागल है जैसे चीखता चिल्लाता रहता। एक दिन रात के वक्त वो बहुत चीख रहा चिल्लाया तो उसके मम्मी ने उसको शांत किया। उसके बाद वो लड़का सो गया। सुबह उठकर उसकी मम्मी जब उसको उठाने लगी गई उठाने, तो देखी उसकी मम्मी कि वो लड़का मरा पड़ा था। वो बहुत दुखी हो गई और आमने सामने लोगों के बुलाने लगी, सभी के परिवार को, मतलब हमारे भाई का परिवार का हम लोग को बुलाने लगी। हम सब वहाँ पर गए। जाकर हम लोगों ने देखा कि वो लड़का का मतलब शरीर इतना वीक हो गया था और वो पूरा पीला पड़ा हुआ था, जिससे उसके शरीर में एक भी खून ना हो। और लड़का आंखें फाड़े हुए वो मरा पड़ा था और उसके आंखें बंद करने से भी उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थी। इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब ने कहा, हाँ उन्हीं लोगों ने इसके साथ जरूर ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए उसकी मौत हो गई। जल्दी से इसे ले जाओ और इसका जो होता है मरने के बाद इसे कब्र दे दो। तो वो लोग जल्दी से लेकर चले गए।
और उसकी माँ तो क्या करेगी, वहाँ पर अकेले रह के उसकी माँ भी नहीं रहना चाहती थी। बट ना जाने क्या हुआ, 2-3 दिन के बाद उसकी माँ भी उस घर में और नहीं मिली किसी को, और कभी किसी को नहीं दिखी। बहुतों ने ढूंढा इधर उधर, बहुतों से उसके रिलेटिव से भी पूछा गया कि उसकी माँ कहाँ गई, मेरे वो किसी को नहीं मिली। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज मेरे साथ जो शेयर किए हैं स्टोरी, उनका नाम है राजेश। मेरा नाम राजेश है। मैं और मॉम दोनों रहते हैं, क्योंकि मेरी मॉम एक सिंगल पेरेंट्स है। हम दोनों का और कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम ने लव मैरिज की थी। मेरी मॉम गाना गाती है ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, इसीलिए मेरी मॉम को कोई पसंद भी नहीं करता है, मेरे दादा दादी कोई भी। इसीलिए मैं और मॉम दोनों अकेले रहते हैं। मेरे पापा को भी पहले शौक था ऑर्केस्ट्रा में गाना गाने का, लेकिन एक्सीडेंटली पापा का मौत हो जाने की वजह से मैं और मॉम अकेले हो गए थे। और इस वजह से मुझे मेरे दोस्त भी चिढ़ाया करते थे। मेरी मॉम के बारे में वो लोग कई बार कई गंदे बातें भी कह चुके थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं उनको एक बार मैं मारा था, एक दोस्त को मार के उसका सर फोड़ दिया था। इस वजह से मुझे स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था और मेरी मॉम भी मुझसे बहुत नाराज़ हो गई थी। वो गुस्सा हो गई थी और सुसाइड करने के लिए भी गई थी। इसीलिए उस दिन से मैं और किसी लड़के से कुछ नहीं कहता और किसी से दोस्ती भी नहीं करता। बस अपना स्कूल जाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ और आ जाता हूँ। ना मैं कोई गेम खेलता हूँ, ना ही कुछ करता हूँ, और घर पर बैठ के बस अपना कंप्यूटर लेके पढ़ा रहता था। इसी बीच एक बार की बात है, मैं ट्यूशन से आ रहा था। आते आते देखता हूँ मेरे घर का ही सामने में एक बहुत बड़ा सा प्लॉट है। वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझे भी बहुत दिल करता था, लेकिन मैं नहीं जाता था, क्योंकि वो लोग के साथ मेरा कुछ पटरी नहीं हो पाती थी। वो लड़के खेल रहे थे और मैं भी खड़ा खड़ा उनको देख रहा था। तब काफ़ी शाम हो गई थी, ठंड का मौसम भी था। मैं देखते देखते फिर मैं देखता हूँ, अचानक से एक लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया और वो लड़का बोलने लगा कि तुम इस तरह देख क्यों रहे हो, जाओ खेलो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं उनके साथ नहीं खेलूँगा। वो लड़के बहुत गंदे हैं, वो लोग अनाप शनाप बात बोलते हैं। तो वो लड़का बोला तुम्हें खेलने का दिल है? तो मैंने कहा हाँ है, बट क्या करूँ? तो लड़का बोला अगर है तो जाओ खेलो। तो मैं बोले नहीं, तुम कौन हो और मुझे इस तरह ऑर्डर देने का तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोला नहीं नहीं दोस्त, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम स्कूल में भी काफ़ी अलग रहते हो और तुम हर जगह हर किसी से अलग ही रहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। तुम भी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं वही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो मैं परेशान हो गया कि ये है कौन और मेरे बारे में इतना कुछ जानता है और मेरे बारे में इतनी सोच क्यों है इसके दिल में। तो उसने कहा नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हारे जैसे लड़कों का मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ जाकर। मैंने वो बैग को नीचे फेंका और फिर उन लड़कों के पास चला गया तो मैं ताज्जुब हो गया। वो लड़के मुझे बहुत ही खुशी से वेलकम किए और उस दिन से मैं उनके साथ खेलने लगा। स्कूल में भी हर बच्चा मेरे साथ अच्छा से बिहेवियर करने लगे और वो लड़का मुझे, मैं जब खेलने जाता था रोज़ वहीं पे खड़े होके मुझे हाथ हिलाया करता था। मैंने एक दिन उसे पूछा कि तुम कौन हो, मुझे सच सच बोलो, मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो, मैं तुमसे बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ, चलो तुम मेरे घर पे। उसने कहा नहीं, मुझे घर पे कभी मत बुलाना, मेरा तो यहीं पे घर है और मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, कोई किसी को भी परेशान नहीं करता हूँ। तुम परेशान थे, इस पेड़ के नीचे रोज़ खड़े मैं तुम्हें देखता था, इसीलिए आकर
मैंने तुम्हारी मदद की। तो मैंने कहा बहुत बहुत थैंक यू, मैं तुम्हारा किस तरह जो मतलब कर्ज उतारूं मुझे पता नहीं। उसने कहा बस खुश रहो, उसी में मैं खुश रहूँगा। बोलकर मैं जब चला गया फील्ड में, पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का वहाँ पर नहीं था। मैंने आजू बाजू चारों तरफ देखा बट वो लड़का नहीं दिखा। दूसरे दिन मैं गया, वहाँ पे भी कहीं पे मुझे वो लड़का नहीं दिखा। मैंने पूछा भी कि उस लड़के ने अपना नाम बताया था गौरंग। मैंने सबसे पूछा कि गौरंग नाम का लड़का को कोई जानते हो? तो मेरे एक दोस्त ने कहा नहीं, ऐसा कोई लड़का तो नहीं है। फिर वहाँ पे एक वॉचमैन रहता था हमारे कॉलोनी में ही, वो काफ़ी मतलब वृद्ध इंसान थे। मैंने जब उनसे पूछा कि सर आप एक गौरंग नाम का लड़के को जानते हो क्या, तो वो थोड़ा ताज्जुब हुआ और बोला तुम गौरंग को कैसे जान सकते हो? तो बोले नहीं, बस मैं यूं ही पूछ रहा था, वो मुझे वहाँ पर मिलता था, अभी नहीं मिल रहा है। तो वो वॉचमैन ताज्जुब होकर मुझे देखने लगा और बोला गौरंग यहाँ पर बहुत साल पहले रहता था, तब तो तुम यहाँ पर थे ही नहीं, और तुम तो शायद तब बहुत छोटे होगे। वो जस्ट तब लड़का 15 साल का था गौरंग। उसके कुछ दोस्तों के साथ बहुत झगड़ा लड़ाई हो गया और किसी ने उसको सर पे इतना ज़ोर से मारा कि वहीं पे उसकी मौत हो गई। उसके बाद से सब कहते थे कि उस लड़के को कोई कोई देखा है, पर मैंने कभी नहीं देखा। मैंने जैसे जैसे हुलिया बताया तो वॉचमैन ने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये गौरंग ही था। गौरंग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है बच्चा, वो हर किसी का मदद ही कर देता है, क्योंकि वो बहुत दुखी बच्चा था। ऐसे में भी उसकी माँ भी नहीं थी, उसकी सौतेली माँ के पास वो रहता था।